नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज परमार। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में एज ए डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। रक्षा एकेडमी के द्वारा जो रणनीतिक 51 बैच चलाई जा रही है, इसका एक पार्ट है रट्टा मार सीरीज। रट्टा मार सीरीज में आपको 100 से 140 जो टॉपिक है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें जिन भी व्यक्तियों और बच्चों ने, जो भी एस्पिरेंट है, उन्होंने अगर रणनीतिक 51 बैच ज्वाइन किया है, जो मात्र 1499 सीरीज है। रणनीतिक 51 बैच का एक डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूं, जिसमें रणनीतिक 51 के जो 51 टॉपिक है, आप मान के चलिए 70 से 75 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे नेगेटिव मार्किंग से डील करनी है, उसके लिए हमने 100 एफएलटी आपके लिए डिजाइन करी है, जिनका डिस्क्रिप्शन बहुत शानदार होने वाला है। और अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही चले गए, तो मिनिमम से मिनिमम मार्जिन आपका रहेगा कि आप उन डायलेमा में नहीं रहोगे जहां आप बोलोगे कि मेरा एक क्वेश्चन से रुक गया, दो क्वेश्चन से रुक गया। और नेगेटिव मार्किंग वो हवा बनाए रखा है लोगों ने, उसको आप कैसे डील करना हम बहुत ही ईजी भाषा में आपको बता देंगे, है ना। रणनीतिक 51 बैच की जो मेरे टॉपिक रहेंगे, जब तक मेरा ट्रेनिंग सेशन आता नहीं है तब तक मैं जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो आपके साथ उपलब्ध कराते रहूँगा, है ना। ये जो हमारे लेक्चर जो रट्टा मार सीरीज है, वो आपको ये जो मतलब विजन जो है हमारे आनंद सर और मैंने ही दिया था कि अंतिम समय में जब व्यक्ति के पास समय नहीं रहता, वो 10 से 15 दिन का जो समय रहता है, उसमें व्यक्ति जो है सही से रिवीजन नहीं कर पाता। तो उस रिवीजन में हमको कैसे डील करना है, कैसे हम अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो रट्टा मार सीरीज के छोटे छोटे टॉपिक, जिसमें आपको 5 से 10 फैक्टर देखने को मिलेंगे, और अंतिम समय में फटाफट फटाफट आप एक एक पेज की पीडीएफ रहेगी, जो हमारे रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम पर आपको मिलेगी, है ना। उसके साथ साथ पॉकेट नोट सीरीज भी है ना, जिसमें और महीन तथ्यों की ओर ध्यान दिया जाएगा। कैसे बजट का विश्लेषण करना है, कैसे एमपी को रिविजन करना है, ठीक है ना। एमपी को रिवीजन हमारे बलराम सर बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने वाले हैं आपको रणनीतिक 51 बैच में। और जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो तुरंत ज्वाइन करे, है ना। हमारा जो टॉपिक है वो है आरण्यक, ठीक है। स्वास्थ्य मेरा थोड़ा सा खराब है, इसीलिए आपको आवाज जो है मेरी थोड़ी सी डल डल आ रही होगी, है ना। आरण्यक, ठीक है ना। अरण्य भवम आरण्यकम, है ना। आरण्य का जो मीनिंग है उसका यदि आप मूल और अगर सिंपल भाषा में हम पढ़ेंगे तो वन है ना। अरण्य जो हम पढ़ेंगे, वैसे जो पार्ट है जो वनों में लिखे गए हैं, है ना, जो शांत क्षेत्र में, जिसमें बहुत सारा चिंतन मनन अध्यात्म किया गया हो, उनके माध्यम से लिखे गए हैं। तो इसका जो मूल विषय है वो अरण्य भवम आरण्यकम, है ना। अभिप्राय जो है कि जंगलों में जो एकांत क्षेत्र में जो अध्ययन मनन चिंतन शास्त्र पर जो चर्चा की गई, उस पर जो डिबेट की गई, और उसका जो मूल जो है आध्यात्मिक विवेचन, है ना, अध्यात्म के द्वारा जो उसका मतलब एनालिसिस किया गया है, उसमें जो आरण्यक शब्द ग्रहित किया गया, है ना, वहीं से हम इसको आरण्यक शब्द जो हमारे लाए गए हैं। वैदिक संहिताओं के पश्चात क्रम में, है ना, वैदिक संहिताओं के पश्चात क्रम में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, है ना। वैदिक संहिताओं की जो सात चार संहिता, उसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्य ग्रंथ आते हैं, और उसके बाद ही उपनिषद आते हैं, ठीक है ना। जब हम पढ़ते हैं तो चार वेद हमारे हो जाएंगे, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। क्योंकि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांग भी कहते हैं, ठीक है ना, है ना। अब आरण्यक जो है कौन किसके बीच के पार्ट है? ब्राह्मण और उपनिषदों के बीच के पार्ट है, ठीक है ना। जो सम उपलब्ध आरण्यक ग्रंथ है, क्योंकि चूंकि जंगलों में चिंतन मनन अध्यात्म के बाद ताम्रलिपि पे लिखे गए, तो उसमें जो उपलब्ध आरण्यक ग्रंथ है, उनसे हमको क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में हम जाएंगे। फैक्टों के बारे में हम जाएंगे तो ऋग्वेद के जो आरण्यक ग्रंथ है वो ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ और सांख्यायन आरण्यक ग्रंथ है ना। यजुर्वेद के जो आरण्यक ग्रंथ है वो कौन से? यजुर्वेद को तो हमेशा दो पार्टों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के जो आरण्यक ग्रंथ है वो कौन कौन से? बृहदारण्य एक आरण्यक हमारा हो गया, है ना। बृहदारण्य आरण्यक यह मध्याधीन और काण्व दोनों शाखाओं में प्राप्त है। जब हम इसके बृहदारण्य उपनिषद को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बृहदारण्य और कांठ दो शाखा है, इसके दोनों ही जानकारियों में ये उपलब्ध है। कृष्ण यजुर्वेद का जो आरण्यक है उसका जो क्या है वो तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी शाखा, है ना। तैत्तिरीय जब
जो हमारा कृष्ण यजुर्वेद है उसमें शाखाओं में जब हमने डिवाइड किया था तो तैत्तिरीय और मैत्रायणी शाखाओं का डिवीजन किया था, तो इसी ही इसका एक आरण्यक ग्रंथ भी है। कौन कौन से? तैत्तिरीय आरण्यक और हमारा मैत्रायणी आरण्यक है। अब अगला जो हमारा वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद के जो आरण्यक है वो क्या है ना? तव लकार और छांदोग्य आरण्यक है ना। जब हम सामवेद पढ़ेंगे तो पंचविश षडविश इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी है, पर जिसको आरण्यक है वो कौन कौन से है? एक जो हमारा है छांदोग्य आरण्यक और जो है तवलकार जो है आरण्यक है। अगला जो हमारा है अथर्ववेद के आरण्यक है। मूल रूप से मेरा विषय यही है कि आप इनको आरण्यक को किसको कितने पार्ट में बांटा गया है उनकी मूल जानकारी आपको मैं यहाँ पर दे दूंगा। अगला जो अथर्ववेद के जो आरण्यक है ना, उसके क्या है? जब हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा तो एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है ना, वो इसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वस्तुतः अथर्ववेद का कोई पृथक आरण्यक नहीं है ना। तो ये जो 4 वेद है इनके जो आरण्यक है इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो इसके मुख्य फैक्ट है, जो आपको याद करने के 2-3 जो फैक्ट है उसको बारे में भी मैं आपको डिटेलिंग दे देता हूँ। पहली डिटेलिंग कौन सी है? जो मेन फैक्ट है, ऐत्रेय के अंदर 5 मुख्य अध्याय है, इन्हें प्रपाठक कहते हैं। ऐत्रेय जो आरण्यक है इसके 5 मुख्य अध्याय है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रपाठक कहा जाता है। अगला जो हमारा फैक्ट है वो क्या है? सांख्यायन आरण्यक के जो तीसरा अध्याय है, सांख्यायन जो आरण्यक है उसका जो तीसरा अध्याय में से छठे अध्याय तक, 3 से जो 6 के लेके है ना कौस्तिकी की सांख्यायन जो आरण्यक है उसके तीसरे अध्याय से लेके छठे अध्याय तक के जो क्षेत्र है उसे कौस्तिकी उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये थोड़ा सा मेन फैक्ट है, इसके बारे में आपको याद करके रखना है कि सांख्यायन आरण्यक के तीसरे छठे अध्याय को कौस्तिकी उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। और जो इसके 3 से 6 तो हमारा हो गया, फिर 7वें और 8वें अध्याय को संहितो उपनिषद कहा जाता है। तीसरे छठे अध्याय को हम कौस्तिकी उपनिषद कहते हैं और 7वें और 8वें अध्याय को हम संहितो उपनिषद कहा जाता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किसका पार्ट है बताओ आप? शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद में हमने पढ़ा था, तो कृष्ण यजुर्वेद का एक पार्ट है तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो पंच महायज्ञ का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक में जो मिलता है। तैत्तिरीय जो हमारा आरण्यक है उसमें हमें पंच महायज्ञ का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये आरण्यक के विषय में जानकारी थी। चूंकि इसके विषय में ज्यादा जानकारी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि ये उस समय जो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो वनों में चिंतन मनन अध्यात्म के बारे में जानकारी छोटी छोटी देते थे, तो उससे संबंधित जो रिलेटिव जो जानकारी हमको मिली उसी समय उन्होंने चारों वेदों का संकलन करा, उनको ऋचा और छंदों में बांटा गया सरलीकरण के लिए। फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर जो कि वन में लिखे गए तो आरण्य ग्रंथों को जो उन्हीं सब ग्रंथों को आरण्य बोला गया है ना। फिर उप निषदों के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि ठीक है गुरु के जो गुरु थे, फिर जो ऋषि थे उन्होंने अपने शिष्यों को जानकारी करीब बैठ कर दी, फिर उन्होंने शिष्यों ने उपनिषदों के बारे में लिखा गया। ठीक है ना, ये हमको देखने को मिलता है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, ठीक है, कि आप रणनीतिक 51 बैच को ज्वाइन करिए। उसमें मात्र 1499 में आपको रट्टा मार सीरीज, पॉकेट नोट सीरीज और SOFLT के बारे में बताया गया। MP का संपूर्ण रिवीजन कराया जाएगा। SOFLT में कैसे नेगेटिव मार्किंग में आपको डील करनी है वो आपको बताया जाएगा। जहां से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, इकोनॉमिक बजट उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। जय हिंद।